आप सबका खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने मानो बीएड में एंट्रांस 2024 में पूछे गए सवालात का सोशल स्टडीज का 60 से लेकर 70 तक डिस्कशन किया था। मैं आज की वीडियो में सवाल नंबर 71 से 80 तक डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप सब हमारे चैनल से बने रहें और अगर मेरा डिस्कशन ठीक लग रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2024 मानो बीएड सोशल स्टडीज में पूछे गए सवालात का। तो 70 नंबर का सवाल है। 71 नंबर का सवाल था कि मंदरजा झेल में से बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया बर्रे आज़म को दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में है बर्रे आज़म इत्तेहाद, हमवार ज़मीन, ऑप्शन सी है जज़ीरा बर्रे आज़म और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है जज़ीरा बर्रे आज़म। हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंटिनेंट है जो चारों तरफ से महासागर या जल से या वाटर से घिरा हुआ है। ये बर्रे आज़म जो है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन या फिर साउथ ओशियन से घिरा हुआ है चारों। और ये जो है एक कंटिनेंट है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको जज़ीरा बर्रे आज़म कहा जाता है। और ये हमारे पृथ्वी के साउथ पोल के आसपास ये वाक़ है। तो अगला 72 नंबर सवाल ये है। 72 नंबर सवाल ये है कि RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया है। सवाल यह है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट हिंदुस्तान में कब नाफिज किया गया। ये सवाल लगभग एजुकेशन या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम हो लगभग पूछा जाता है। तो इस सवाल का सबसे पहले जवाब यह है कि RTE एक्ट जो नाफिज किया गया था वो 1 अप्रैल 2010 में। इसका क्या आंसर है? 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में RTE एक्ट 2019 को मतलब कि लागू किया गया था। इसका तफसील के बारे में बात करते हैं। RTE एक्ट जो था 2009 में ये मंजूर हुआ था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन जो दिया गया था सर गवर्नमेंट की तरफ से 1 अप्रैल 2010 को। और ये जो था इसमें कुछ चेंजेस था कि इसमें कहा गया था कि आप 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री तालीम मुहैया की जाए और उसके लिए करिकुलम एक्टिविटीज़ तैयार की जाए। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में 21A में कहा गया है कि एजुकेशन क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह से आर्टिकल 21A को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86वें संविधान संशोधन 2002 यानी 86CA 2002 इस साल में मतलब कि इसको क्या किया गया था, हमारे फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। तो ठीक है, सवाल समझ में आ गया। तो अगला सवाल है 73 नंबर का सवाल है। सवाल ये है कि तालीम को किस साल रियासती फहरिस्त में रखा गया है, यानी रियासती फहरिस्त से मुश्तरका फहरिस्त में रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तालीम जो था एक राज्य सूची का विषय था, लेकिन तालीम जो है आज के दौर में एजुकेशन जो उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। और तो वो सवाल ये है कि तालीम को यानी एजुकेशन को किस ईयर में कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था, यानी कि शामिल किया गया था। तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हैं कि हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल है, शेड्यूल 7 में तीन तरह के तीन तरह के तीन तरह के लिस्ट के बारे में बताया गया। एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करिंग लिस्ट और एक है यूनियन लिस्ट। तो उसी में सवाल किया गया है कि तालीम को, एजुकेशन को कॉन्करिंग लिस्ट में कब शामिल किया गया है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। इस सवाल का आंसर है 1976 है, यानी कि 42, इसका है 42 संविधान संशोधन 1976 में इसको कॉन्करिंग लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके साथ क्या है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो चेंजेस हुए थे, इस संविधान संशोधन को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारी चीज़ को चेंज किया गया था। जैसे तालीम को मतलब कि कॉन्करिंग लिस्ट में, उसी तरह से बहुत सारे चीज़ को, और उसमें से प्रस्तावना में प्रेम्बल में चेंजेस किया गया था, जिसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द को यानी सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था इसी तरह से। तो इसका तफसील से हम लोग देखें तो उसी के बारे में यहाँ तफसील में बताया गया है क्या क्या कब किया गया था। ठीक है, तो अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 74 यानी 74 मतलब कि सवाल सबसे पहले क्या कह रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि कौमी कमीशन बराए पशमानिंदा तबकात किस साल कायम की गया, किस साल कायम हुआ। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी कि जो अत्यंत मतलब पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग, मंडल कमीशन, जब मंडल कमीशन के बारे में समझते हैं, इसी सवाल में मंडल कमीशन के बारे में समझते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। मंडल कमीशन जो है 1979, ये जो था मोरारजी देसाई के उस टाइम में, यानी उस टाइम जो था मोरारजी देसाई जो पीएम थे, क्या थे, पीएम थे। मोरारजी देसाई उस टाइम पीएम थे और उसी के टाइम में एक बिल लाया गया जिसको कहा गया सेकंड पिछड़ा आयोग यानी कि जिसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। मंडल कमीशन के नाम से जाता है। इसका मेन मकसद क्या था कि ये देखना कि जो SC ST के अलावा जितने भी पिछड़ा वर्ग है उसके बारे में, स्थिति के बारे में पता करना कि मतलब कि क्या इसका सिचुएशन है। ठीक है, उसी तरह से 1993 यानी कि इस सवाल का जवाब है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसी 1993 में लाया गया ताकि एक बैकवर्ड क्लासेस को गठित किया जाए और इसके जो है इसको आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम किया जाए। इस कमीशन के ज़रिए बहुत सारे ऐसे मतलब कदम उठाए गए जिससे कि बैकवर्ड क्लासेस को आगे तालीम हो या फिर लीडरशिप हो, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर इसको फॉरवर्ड किया गया, बढ़ाया गया। तो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 75 नंबर सवाल ये है कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कयाम कब हुआ, यानी कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये बैंक मतलब कि किस ईयर में इस बैंक को मतलब कि लाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी इसका कायम हुआ, यानी स्थापना दिवस किस वर्ष है। तो हम लोग इस बैंक से पहले एक चीज़ समझते हैं कि आज एक एक्ट आया जिसको हम लोग 1934 का एक्ट कहते हैं, जिसको 1934 का एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के तहत ये भी रिकमेंडेशन किया गया था कि एक बैंक का स्थापना किया जाएगा जिससे कि हम अपने क्या कह रहे हैं, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार पाए। तो इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया गया, स्थापना किया गया। ठीक है, 1935 को स्थापना किया गया। ठीक है, और इसमें क्या है कि 1949 में इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ये भी सवाल आ सकता है कि
आरबीआई बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा 1949। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 76 नंबर। 76 नंबर सवाल है कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस दफ़ा यानी किस आर्टिकल के तहत हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कयाम में लाया गया। यानी कि साफ तौर में कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। एससी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर जानते हैं। सबसे पहले इसका आंसर है ए दफ़ा यानी आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान के आइन में आर्टिकल यानी दफ़ा 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बताया गया है कि आर्टिकल 124 में कि सुप्रीम एक हमारे हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो है ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, एन दिल्ली में है। और इसका जो इस्टेब्लिश यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना की बात करेगा तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। इसी तरह से हम लोग क्या है हमारे हिंदुस्तान में एक क्या है, एक हरी नागरिकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिसे हम लोग इस तरह से इसको देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये जैसे ट्रायंगल है, इसी तरह से सबसे पहला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आ जाएगा हाई कोर्ट, उसके बाद हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसके अलग अलग मतलब कि आर्टिकल है, तो इसी के बारे में तफसील बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब 77 नंबर है। 77 नंबर यह है कि सवाल, हिंदुस्तान के आइन में कितने बुनियादी हुकूक हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट्स जो है 3 में है। कितना में? 3 में है। और इसका आर्टिकल बात किया जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, और इसी 12 से लेकर 35 में आर्टिकल में हमारे अगर बोला जाए कि शुरुआती दौर से यानी कि जब हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम फंडामेंटल टोटल कितना था? 7 था। और एक फंडामेंटल राइट को यानी कि 70 नहीं, एक राइट है जो 44 CA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 को जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा करके जो है भाग 12 में राइट मतलब कि राइट टू मतलब लॉ कर दिया, यानी संपत्ति का अधिकार को हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया। भाग 12 आर्टिकल 300A के तहत उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसी तरह से हम अगर बांट के देखेंगे राइट मतलब फंडामेंटल राइट को, तो उसमें आता है राइट टू इक्वलिटी जो 14 से 18 आएगा। उसी तरह राइट टू, उसके बाद इक्वलिटी आ जाएगा, उसके बाद समता का अधिकार, स्वतंत्र राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से 22 तक। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद आ जाएगा उसके बाद जैसे कि धर्म का। उसके बाद आर्टिकल 32 भी आता है। आर्टिकल 32 को हम लोग संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, और इसको भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये मौलिक अधिकार का एक आत्मा है, यानी आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों का आत्मा कहा था। ठीक है, चलिए। और लेकिन इसमें अगर जब 4 करके देखेंगे तो टोटल 12 आएगा, तो इसी वजह से आंसर 12 दिया हुआ है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी यानी कि अगला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में यानी कि भारत में के हुकूमत गवर्नमेंट में डेमोनेटाइजेशन यानी कि
विमुद्रीकरण इसको बोलते हैं। डेमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी, साफ लफ्जों में बोला जाए नोटबंदी हिंदुस्तान में हुकूमत कब लागू किया दिया था। तो हम लोग सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के काल में मतलब कि वो दिन 12 बजे रात का दिन था, 12 बजे रात में जो 8 नवंबर को जो है ये घोषणा किया गया था हमारे नरेंद्र मोदी के जरिए 8 बजे रात में। ठीक है, अब देखते हैं 79 सवाल नंबर 79 सवाल नंबर ये है कि प्लानिंग कमीशन यानी कि हिंदुस्तान में प्लानिंग कमीशन को कब कयाम में लाया गया था, यानी कि जाहिर सी बात है कि प्लानिंग कमीशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। चलिए इसके बारे में पहले आंसर देखते हैं, उसके बाद इसका तफसील देखेंगे। सबसे पहले आंसर है, इसका आंसर है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 का आंसर है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और उसी के कार्यकाल में प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और हम जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष जो होता है, जो उस टाइम का यानी कि जो उस टाइम पीएम होता है, वही उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो सवाल ये भी आ सकता है प्लानिंग कमीशन का सबसे पहला अध्यक्ष कौन था, तो आंसर आ जाएगा नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ही था जो सबसे पहला प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष था। जैसे 2015 को अब प्लानिंग कमीशन के जगह पे अभी आज के दौर में है नीति आयोग। नीति आयोग को अब सवाल थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि नीति आयोग को कब इंट्रोड्यूस किया गया। नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन के जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया और इसको जो है एक थिंक टैंक के रूप में बनाया गया नीति आयोग को। यानी कि ये पूरी तरह से इंडियन मॉडल पे क्या है, ये मुश्तमिल है। तो प्लानिंग कमीशन के जगह पे आज क्या है, नीति आयोग है। नीति आयोग को 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो जिस तरह से प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष होता था उसका तत्कालीन पीएम, उसी तरह से नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, पीएम। अब तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल में क्या है, उसका अध्यक्ष है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लास्ट आज का वीडियो का लास्ट सवाल नंबर 80 में क्या है कि 1 मिनट, हाँ, सवाल नंबर 80 में क्या है, 80 नंबर सवाल है कि 1857 की पहली जंग आज़ादी की क़यादत किसने की। यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1857 की क्रांति का जो था क़यादत यानी लीडरशिप किसने की थी। तो हम लोग जानते हैं कि 1857 क्रांति के टाइम में, उस टाइम में जो था मुग़ल बादशाह वज़ीर मुग़ल जो था उस टाइम था बहादुर शाह ज़फ़र। यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र उस टाइम क्या था, मुग़ल का आखिरी बादशाह था। ठीक है। उसके बाद इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका सबसे पहले आंसर देखते हैं। मुग़ल बादशाह कौन था, बहादुर शाह ज़फ़र। 2 मिनट के लिए मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि सबसे पहले 1857 की क्रांति की बात करते हैं। 1857 की क्रांति जो है ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई, मेरठ से हुई। और मेरठ से पहले क्या है, इसका जो आग सुलगा वो मंगल पांडे के लीडरशिप में हुआ। क्योंकि इसका मेन जो कारण था वो था, मेन कारण क्या था, चर्बी यानी गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ बंदूक, यानी कि उस पर जो था बंदूक से बने हुए थे, जिसकी वजह से उसको क्या कर दिया, वो विरोध कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग जगहों से जो क्या हुआ, इसका लीडरशिप किया गया, यानी कि इसका क़यादत किया गया। तो उस टाइम में जो था कि अलग अलग जगह से, जैसे कुछ जगहों से कौन कौन क्या था, हम उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे उस टाइम में क्या था, बिहार से जो था कुंवर सिंह था, उसी तरह से लखनऊ से जो था बेगम हजरत महल था, उसी तरह से झांसी से जो था रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि ये सब फेमस नाम है। और क्या कहते हैं, दिल्ली का उस टाइम क्या था, दिल्ली में जो था
बहादुर शाह जफर था, लेकिन इसका जो था एक सेना था सैन्य बख्त खां, तो उसने मेन चीज़ क्या किया था, उसका लीडरशिप किया था। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक सवाल और ये भी आ सकता है कि उस टाइम में जो था वायसराय या फिर जनरल कौन था, यानी गवर्नर जनरल कौन था, तो उस टाइम में जो था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि लॉर्ड कैनिंग उस टाइम जनरल था। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम कौन था, मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल था। इस तरह से इस डिस्कशन के साथ हम इस सवाल को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। अगले वीडियो हम लोग 80 से 90 तक डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए शुक्रिया। जय हिंद।